हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग ऑल। ठीक है गाइस, वेलकम टू लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th and 10th, and on this particular channel you will be getting the top educators, top quality of educational content, and a very great learning experience. So if you are a student of CBSE class 9th and or if you are a student of CBSE class 10th, you guys can come over daily and attend the live classes daily on this particular channel and start your preparation for the CBSE 9th and 10th. And trust me guys, with the top educators and the top quality of content, you will be able to crack all your CBSE 9th and 10th exam with us। ठीक है, तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्या रहेंगे, हर लाइव क्लास के आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो। So guys, my name is Devanshu Gupta and I am here to teach you biology. I am your biology educator for this particular channel. इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूँ बायो 9th के बच्चों को और बायो पढ़ाता हूँ 10th के बच्चों को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चैनल पे ऊपर उससे पढ़ सकते हो। I had done my graduation from the देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। I had been teaching from the last 2.5 years. ठीक है, and on those years I have taught many students like you for the different exams like नीट के लिए मैंने बच्चों को प्रिपेयर किया है, एनटीएससी एम्स के लिए, आईजेएसओ के लिए, ओलंपियाड्स के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हो, आप भी चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो गाइस ठीक है, यू गाइस कैन कम ओवर डेली ऑन दी। ठीक है, 3:30 बजे मेरी 10th डेली रेगुलर सेशन होता है मेरा 3:30 बजे। ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, इस चैनल के ऊपर आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। एंड गाइस, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरा क्या है, अनअकैडमी के ऊपर भी स्पेशल क्लासेस के ऊपर मेरी क्लासेस होती है। तो स्पेशल क्लासेस लेता हूं मैं अनअकैडमी के ऊपर, जिसको हर बच्चा ज्वाइन कर सकता है। दीज आर फ्री, these are the free classes. You every one of the student who is watching this particular class can join this particular classes on the Unacademy app. ठीक है, वहां पे क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करिए, अपना टारगेट सेट करिए सीबीएसई क्लास 10th के लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जाके मुझे फॉलो कर लेना है अनअकैडमी के ऊपर। और अनअकैडमी का मेरा ये रहा प्रोफाइल लिंक है मेरा अनअकैडमी का, जहां पे अगर आप जाके मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरी हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड यू हैव टू राइट डाउन दी, ठीक है, https://unacademy.com/@devanshu1996। ठीक है, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है, इसको आप क्या कर लीजिए, सिंपली फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जाके। एंड गाइस ऑल्सो आई टीच ऑल्सो एट अ फैकल्टी इंस्टीट्यूट, आई ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इन ए कोटा, वहां पे मैं एज ए फैकल्टी वर्क करता हूँ। एंड ऑल्सो आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन दी अनअकैडमी। और अगर आप प्लस में एनरोल करना चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये मेरा क्या है, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस के ऊपर। एंड आप मेरे और मेरे जैसे 80 प्लस टॉप एजुकेटर्स के क्या कर सकोगे, ठीक है, प्लस कोर्सेज को एक्सेस कर सकोगे, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, बायो, सोशल साइंस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 10th में, उन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप सारे सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक के ऊपर कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कुछ और अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, आपको रियल क्लासरूम का फील आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि क्लास इंटरेक्टिव क्लास हो रही है। ठीक है, टीचर और आपका जो क्या है, स्टूडेंट के बीच में लगातार क्या होता रहता है, कन्वर्सेशन चलते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप बोर नहीं होते हो क्लास में, और आपका क्या होता है, एक इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन आपका चलते रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल जो होता है, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, आप कभी भी आके पढ़ सकते हो। ठीक है, देयर इज नो कंपल्शन ऑफ द टाइम कि आपको उसी टाइम पे आना है, नहीं। 24/7, 7 दिन में 24 घंटे में आपको जब मन करे तब आके पढ़ लो। ठीक है, स्कूल की क्लासेस है तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल की क्लासेस हो जाए उसके बाद पढ़ लीजिए। रात में आपका मन कर रहा है तो आप रात में पढ़ लो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो। ठीक है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। और तीसरा क्या है, आपको अननेसेसरी आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या है, कोरोना का खतरा टला नहीं है हमारा। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपली प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, और क्या कर लो, सामने कोचिंग आपको टीचर पढ़ाएंगे, घर बैठे आराम से एंजॉय करो। ठीक है,
दूसरे होते हैं आपके लाइव टेस्ट और क्विज। अब लाइव टेस्ट और क्विज में क्या होता है बेटा, जितना आपने पढ़ा है सपोज आपका, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल के ऊपर, ठीक है, थोड़े थोड़े दिन में से टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट से आपका क्या होता है, आपको उस टेस्ट में आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हो तो उसका आपको एनालिसिस दिया जाता है। एनालिसिस मतलब आपको बताया जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आपको और ध्यान देने की जरूरत है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हो जहां पे आप लैग कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। इन कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको क्या मिले, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के नजर मोड्स को ध्यान में रख के आपका क्या किया जाता है, कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है। ताकि इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हर टॉपिक से, ठीक है। उसके ऊपर डाउट सेशन होते हैं आपके। तो आप, आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर होते हैं आपके टेस्ट, ठीक है। सपोज आपने कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, आपके डाउट भी क्लियर हो गए, उसके बाद आपको कितना आता है उस चीज को चेक करने के लिए आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद आपके क्या होते हैं, आपके आखिर में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है कोर्स के अंदर, जिसमें एक टॉपिक को मल्टीपल तरीके से आपका कवर किया जाता है, ताकि आपको क्या मिल सके, उन कोर्सेज का मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ठीक है। और फिर होती है आपकी अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी अगर कोई क्लास क्या हो गई है, मिस हो गई, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसकी, ठीक है। या फिर कोई क्लास मिस भी नहीं हुई है, आप ऐसे ही क्या करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो रिवीजन के पर्पज से, ठीक है। तो आप मन चाहे जितनी बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अनलिमिटेड बार, ठीक है। अनलिमिटेड बार आप क्या कर सकते हो, आप अनलिमिटेड बार आप जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस टीचर की क्लास देखना चाहते हो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इतना अमेजिंग बेनिफिट आपको मिल रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जब इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स के आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं प्लस के ऊपर, और जब इंडिया से 80 टीचर्स जो बेस्ट है अपनी फील्ड में वो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो फिर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं और। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जाओ प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, इतने बेस्ट बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे कि आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। आपने कभी उस तरीके से पढ़ाई को उस तरीके से पढ़ाई नहीं होगा, आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, चीजों को समझने का तरीका बदल जाएगा, और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो इतना औसम एक्सपीरियंस होगा दैट आप बोलोगे कि सर हमने प्लस लेके क्या किया, बहुत ही सही डिसीजन लिया, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपका डिटेल में आपको कंप्रहेंसिव मैनर में कवर किया जाएगा, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है। इसको कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रहेंसिव मैनर में कवर कराया जाएगा आपका। और अगर आप देखोगे तो आपका क्या होगा, ये आपके प्लान से, ये 12 मंथ का प्लान है, ये 24 मंथ का प्लान है, 36 मंथ का प्लान है। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरे दो कोड है, इन दोनों कोड में से किसी भी कोड को यूज कर लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। आपका जो अमाउंट है वो आपका कम होकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 15,000 वाला अमाउंट हो जाएगा आपका 13,500, 25,000 वाला आपका हो जाएगा 22,500, और आपका 32,000 वाला हो जाएगा आपका 28,800 का अमाउंट, ठीक है। सो गाइस, इज दैट क्लियर, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, स्मूथली चलेगी। कैसी चलेगी, स्मूथली। वहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन में हर एक कंपोनेंट मिल जाएंगे, आपको आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और उसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के लिए 13,500 रुपए पे करना है। अगर आप मंथली देखोगे तो क्या हो रहा है, हर 5 सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ 1,125 रुपए पे करना है, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि सर हम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों लें, एग्जाम तो हमारी मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। तो हो जाने दो, उसके बाद 11th में जाओगे ना, पढ़ाई थोड़ी छोड़ दोगे। तो आपका 10th के बाद का जो सब्सक्रिप्शन होगा, अगर आपका मार्च में हो जाएगा तो अप्रैल से क्या कर सकते हो, आप 11th का पढ़ सकते हो उसी सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो गाइज इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि आप क्या करो, वाइसली चूज करो। जितना लंबा ड्यूरेशन का आप प्लान लोगे, उतना ही आपको क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोर्स का जो प्राइस है आपका वो कम होता जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, पार्ट्स में भी पे कर सकते हो, ईएमआई में भी पे कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्या कर सकते हो, ईएमआई में पे कर सकते हो। नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, अगर आप 12 मंथ का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप 2 पार्ट में या 3 पार्ट में भी पे कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो गाइस गो गेट द सब्सक्रिप्शन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, दैट इज अनअकैडमी प्लस। उसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो, तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले,
So guys, we have discussed about the respiration in plants till now. Now it's time to discuss about the respiration in animals, कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अमीबा के बारे में, कि अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो अमीबा आपको पता है गाइस, इट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर क्या होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होगी, एक ही सेल के अंदर होगी। एक ही सेल के अंदर क्या होगा, आपका इनहेलेशन भी होगा, इसी से आपका क्या होगा, एक्सहेलेशन भी होगा। इनहेलेशन मतलब इसी से क्या होगा, आपका O2 अंदर जाएगी और इसी से क्या होगी, आपकी CO2 बाहर आएगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल एनिमल होता है। इट डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस फॉर द ब्रीदिंग। क्या होता है आपका, सिंपली आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपकी कंसंट्रेशन वाली है। ठीक है, अगर क्या हो गया यहाँ पे सेल के अंदर, यहाँ पे अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा के अंदर अगर आप O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन का मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या करता है, आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्या करेगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और आपका यहाँ पे कम है, बाहर आएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, सिंपली रिस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अमीबा में किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, जो क्या करती है, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करती है। मूवमेंट कैसे होगी गैसेस की, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कैसे होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, जहां पे आपका O2 ज्यादा होगा तो क्या करेगा, O2 क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएगा, और CO2 क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएगा। इस तरीके से आपका अमीबा का के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, because the volume of the human body is so big and diffusion is a very slow process. It will take lot of time to make oxygen available to all the body cells. ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका कि जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं होता है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पे सोचिए आप, ठीक है, कि आपकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर है तो आपके कितने लार्ज नंबर में क्या है, आपका मल्टी सेलुलर सेल्स है, मिलियंस ऑफ द सेल्स है। और मिलियंस ऑफ द सेल्स को क्या होती है, कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, किस चीज की, कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और आपका जो क्या है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब स्लो प्रोसेस होगा तो हर सेल को टाइम टू टाइम आपका ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और टाइम टू टाइम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, दैट्स वाई आपका जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में आपका वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, इन लार्ज एनिमल देयर इज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है to carry oxygen to the all the parts of the body quickly. The blood contains respiratory pigment hemoglobin which takes up the O2 from the air and carry it to the all the other parts. ठीक है, तो इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या करता है, ब्लड आपका कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है तो हर पार्ट के जो आपके बॉडी के हर ऑर्गन तक, हर पार्ट तक क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब ऑक्सीजन को कैरी कौन करते हैं, इस ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके जाता है और हर एक पार्ट तक क्या करता है, हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन को। तो आपका हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर, इट इज द कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके जाने वाला कौन होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेदर गिल्स, ट्रेकिया और द लंग्स हैव थ्री कॉमन फीचर्स। ठीक है, आपके एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, तीन तरह के अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तीनों में क्या होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कॉमन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सब में क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है ताकि क्या मिल सके, उनको इनफ ऑक्सीजन मिल सके।
ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव द थिन वॉल्स फॉर द इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होती है उनकी जो वॉल्स होती है, यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो किसकी बनी होती है, एक बहुत ही पतली वॉल होती है। ठीक है, एक सिंगल सेल की बनी हुई वॉल रहती है, जिसकी मदद से क्या होता है आपका, जिसकी मदद से जो भी गैसेस आपकी आ रही है वो क्या कर सके, आपकी इजीली उस वॉल को क्रॉस करके क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, और एक्सचेंज जो है आपका O2 CO2 का वो आसानी से हो सके। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आपके जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, हमेशा आपका ब्लड सप्लाई जो होगा कैसा होगा, बहुत रिच ब्लड सप्लाई होता है, ताकि क्या हो सके आपका, ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट क्या हो सके, इजीली अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हो गई आपकी फिश, फिश के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, द फिश हैज ए स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। फिश के पास क्या होता है, जैसे हमारे पास लंग्स है, वैसे ही क्या होता है, फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है ब्रीदिंग के लिए, जिसका नाम है गिल्स। When valve passes over the gills extract dissolved oxygen from the water। ठीक है, क्या करती है गिल्स का काम, क्या होता है, गिल्स का काम होता है आपका, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, गिल्स करते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमने क्या करा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा देखा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट से। सेम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो उस चीज को, दैट द ब्रीदिंग की जो रेट होती है आपकी किसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वो ज्यादा तेज होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, ए फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल्स। फास्टर ब्रीदिंग रेट होगी तो क्या होगा, आपका ज्यादा ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स को मिल सकेगी। द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर फॉर ब्रीदिंग। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उसके आसपास क्या होती है, सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट होती है जिसको वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। कैसी होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है तो आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ता है, फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग चाहिए होती है, ताकि क्या हो सके, काफी कम अमाउंट में वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वाटर के अंदर, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फास्टर रेट से ब्रीदिंग आपकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये फिश है, फिश के अंदर क्या है, ये इस तरीके से गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गिल्स है आपके, ये आपके गिल्स है, और गिल्स के अंदर क्या होती है, इस तरीके से मूवमेंट होती है आपकी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है आपका, एक साइड से कैसा आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, एक साइड से आपका ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। ऑक्सीजन रिच मतलब इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है या फिर कंसंट्रेशन कम होता है। इस तरीके से फिश में क्या होता है, आपका गिल्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब आपके क्या होगा, जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जो आपके इंसेक्ट्स है, जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया। ठीक है, हैव द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स एंड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा। क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा। ये जो आपको मैंने मार्क किया, ये आपका क्या है, होल है। इसकी मदद, जैसे हमारे होते हैं ना नोस्ट्रिल्स, जैसे हमारे क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये हमारे छेद है, इसकी मदद से क्या करते हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, सांस को अंदर लिया, तो किसकी मदद से लिया, इन नोस्ट्रिल्स की मदद से। तो इंसेक्ट्स के अंदर भी क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइरेकल्स क्या काम करते हैं, स्पाइरेकल्स आपके सेम नोस्ट्रिल वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, सांस आपकी एयर किसके थ्रू अंदर जाती है, एयर इसी इसी स्पाइरेकल के थ्रू अंदर जाती है। ये स्पाइरेकल्स फर्दर आगे जाके कैसे कनेक्टेड होते हैं, आपके एयर ट्यूब्स या फिर ट्रेकिया से कनेक्टेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या होती है, आपके ट्रेकियल सिस्टम होता है, पूरा का पूरा ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, इसमें आपकी क्या होती है, जो भी एयर आपने क्या की है, इनहेल की है, स्पाइरेकल्स के थ्रू वो पास ऑन होती है इस तरीके से, और इस तरीके से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आप अर्थवर्म में देखोगे, तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, अर्थवर्म में आपका जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑक्सीजन की जो क्या होती है, सॉरी, अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है,
तो एक जगह से आपका CO2 बाहर निकलता है और आपका एक जगह से अंदर जाता है, मतलब मॉइस्ट स्किन से आपका बाहर जो आ रहा है वो क्या आएगा, CO2 आएगा, और अंदर आपका क्या जाता है, O2 जाता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन आपको अर्थवॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हमने देखा था कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए भी क्या था, एक पूरा सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम अगर आप यहाँ रेस्पिरेशन के लिए देखोगे तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के लिए भी एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑल टुगेदर काम करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले यहाँ पे होते हैं नोस्ट्रिल्स, क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका नेजल पैसेज, फिर क्या होता है, नेजल पैसेज होता है, ये यहाँ से अंदर जाने के बाद एक पैसेज होता है जिससे आपकी एयर आगे की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। फिर आता है आपका फेरिंग्स, फिर क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फिर आता है लेरिंग्स, फेरिंग्स और लेरिंग्स के बाद आती है आपकी ट्रेकिया, क्या आती है, ट्रेकिया आती है, और ट्रेकिया के बाद आपका आता है क्या, ट्रेकिया के बाद आपका आता है, ठीक है, क्या आता है, लंग्स आता है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो आप लिख लीजिए अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल के बाद होता है आपका नेजल चैम्बर, क्या होता है, नेजल चैम्बर होता है, ठीक है। फिर आता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। फिर आता है आपका लेरिंग्स, ठीक है। फिर क्या आती है, ट्रेकिया आती है, फिर आता है आपका लंग्स। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। दो लंग्स पाए जाते हैं आपके ह्यूमंस के अंदर, कितने पाए जाते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, या फिर आप कह सकते हो दो लंग्स पाए जाते हैं। These are attached to a system of the tubes which open on the outside through the nostrils, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या होते हैं, दीज आर दी मेन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले होते हैं नोस्ट्रिल्स, देयर आर टू नोस्ट्रिल्स व्हिच कन्वर्ज टू फॉर्म ए नेजल पैसेज, ठीक है। ये आपके दो नोस्ट्रिल होते हैं जो क्या होते हैं, आपके नाक में दो नोस्ट्रिल होते हैं जो आपके सेपरेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे से, आगे जाके क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज मतलब मिल जाते हैं, और मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉमन पैसेज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं नेजल पैसेज, जिसको हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल इज लाइंड बाय द हेयर, ठीक है। अंदर अंदर की तरफ से क्या होते हैं, आपके अंदर की जो वॉल होती है, अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है नोस्ट्रिल की, वो किससे प्रेजेंट होती है, वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से क्या होती है, पूरी वो वेट रहती है, ठीक है। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प्स इन द फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, जो भी आप एयर क्या करते हो, अंदर लेते हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके, उनको आपका क्या कर लेता है, ये आपकी म्यूकस और हेयर क्या कर लेते हैं, उसको चिपका लेते हैं अपने पास, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि आपके जो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स तक ना पहुंचे, ठीक है। फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन एंटर्स द नजल पेजेस, आपकी एयर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है जैसी वो नजल पैसेज में जाती है। दूसरा ऑर्गन होता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब पी, मतलब याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सब, फेरिंग्स पहले आता है, लेरिंग्स, पी मतलब फेरिंग्स, और एन मतलब लेट, तो लेट मतलब बाद में आएगा लेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होता है बेटा, फेरिंग्स इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर दी नजल पैसेज, नजल पैसेज के बाद आपका जो ऑर्गन आता है जो ट्यूब जैसा दिखता है उसको कहते हैं फेरिंग्स, और उसके बाद आता है लेरिंग्स, दिस पार्ट्स कम्स आफ्टर दी फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आपकी आवाज जहां से निकलती है उसको कहा जाता है लेरिंग्स, ठीक है। फिर होती है ट्रेकिया, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द रिंग्स एंड कार्टिलेज, किसकी बनी होती है, आपकी रिंग्स और कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। कार्टिलेजनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया इन एब्सेंस ऑफ द एयर, ठीक है। अगर आपकी एयर का एब्सेंस के टाइम पे क्या करती है, ये जो आपकी रिंग्स होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स, जो आपकी कन्वर्ट करके रखती है, जो आपकी कंपोज करके रखती है किसको, ट्रेकिया को, तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाता है, ये आपकी कार्टिलेजनस रिंग होती है, ये आपकी बचाती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है आपका नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से आगे क्या हुआ, कन्वर्ज होकर यहाँ बना नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये होता है फेरिंग्स, ये क्या होता है, फेरिंग्स, ये होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स आने के बाद अगर आप देखोगे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका लेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स के नीचे होती है ट्रेकिया, क्या होती है, ट्रेकिया, इस तरीके से ट्रेकिया होती है, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया, और ट्रेकिया आपकी फर्दर आगे जाके किस में हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो लंग्स में, ठीक है। तो ट्रेकिया के आपकी दो ब्रांचेस निकलती है, वो बन जाती है आपकी लंग्स,
और लंग्स आपके क्या होते हैं, लंग्स आर दी प्राइमरी साइट फॉर दी रेस्पिरेशन और दी एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या निकल रहा है आपकी, ट्रेकिया से दो ब्रांच निकल रही है आपकी इस तरीके से ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच निकलती है। ठीक है, ए पेयर ऑफ ब्रोंकाइज कम आउट फ्रॉम द ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या निकलते हैं, पेयर ऑफ ब्रोंकाई निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो ब्रांच निकली है आपकी, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले राइट मेन ब्रोंकस, इसको क्या बोलते हैं, जो आपकी जो पहली ब्रांच निकली है इसको बोलते हैं राइट मेन ब्रोंकस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राइट मेन ब्रोंकस हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अब यहाँ से क्या होती है, फर्दर और ब्रांचेस निकलती है। ये आपकी एक ब्रांच निकली, ये आप आगे जाओगे ये दूसरी ब्रांच निकली, और ये आपकी क्या निकली, यहाँ पे तीसरी ब्रांच निकली। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकलती है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। इनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, प्राइमरी ब्रोंकस निकला। अब ये यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस निकलते हैं। ठीक है, और फिर क्या निकलता है आपका, एक और फर्दर अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो एक और ब्रांच निकलती है जिसको कहा जाता है टर्शरी ब्रोंकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहली क्या निकली आपकी, अगर आप देखोगे तो ये पहली ब्रांच निकली, इसको क्या कहा, इसका कहा प्राइमरी ब्रोंकस। फिर आपकी सेकेंडरी ब्रांच निकली यहाँ पे, उसको क्या कह दिया, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर अगर आपकी टर्शरी ब्रांच निकली तो इसको क्या कह दिया, टर्शरी ब्रोंकस कह दिया। और इस टर्शरी ब्रोंकस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से फाइबर्स लगे रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, चलो इन ब्रोंक्यूल्स के आगे अगर आप जाके देखोगे तो इन ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होता है बेटा, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं आपके, इस तरीके से एल्वियोलाई के गुच्छे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से एल्वियोलाई के गुच्छे लगे रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके एयर। ठीक है, बलून जैसी एल्वियोलाई लगी रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एल्वियोलाई क्या होती है, टर्मिनल एंड पे, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड पे क्या पाए जाते हैं, कुछ एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर एयर सेक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। The alveolus is composed of a very thin membrane and is the place where the blood capillaries open। ठीक है, जो आपकी लंग्स में आने वाली ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है। दिस इज alveolus where the oxygen mixes with the blood and the carbon dioxide exits from the blood। ठीक है, ब्लड में आपका क्या हो रहा है, जो भी आपकी CO2 आती है, ठीक है, वो कहाँ पे आती है आपकी, वो यहीं पे आपकी निकल जाती है बाहर। और O2 जो आपकी क्या किया आपने इनहेल किया, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपका इन एल्वियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है आपका, एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है। इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और यहाँ पे क्या करती है, सराउंड करके रखती है एल्वियोलाई को। ठीक है, तो एल्वियोलाई में क्या किया आपने, जो भी एयर इनहेल की है, जो भी एयर इनहेल की है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, एल्वियोलाई के अंदर होगी। अब आपकी क्या ब्लड कैपिलरीज, तो क्या करेगा, O2 आपकी बाहर निकलती है। क्या करती है, O2 बाहर निकलती है, कहाँ से, आपकी O2 बाहर कहाँ से निकलती है बेटा, O2 बाहर निकलती है एल्वियोलाई से, और किसके अंदर चल जाती है, ब्लड कैपिलरीज के साथ मिक्स हो जाती है। और ब्लड कैपिलरीज से आपकी निकलती है CO2। क्या निकलती है, CO2, जो कहाँ पहुंच जाती है आपका, जो आपकी एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाती है। इस तरीके से क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ताकि क्या हो सके आपका ऑक्सीजन का जो है आपका प्रॉपरली क्या हो सके, ऑक्सीजन का प्रॉपरली आपका ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, और आपका CO2 का जो लेवल है वो भी ब्लड के अंदर कम हो सके। इस तरीके से एल्वियोलाई क्या करती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है, और O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो क्या होता है इसको, इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को कहते हैं कि जो भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, आपका एल्वियोलाई की मदद से हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज दी, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लंग्स, जिसको लंग्स की फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो एयर जब आपकी अंदर जाती है, किसमें अंदर जाती है, एयर जब आपकी क्या करती है बेटा, एयर जब आपकी जब इनहेल करते हो आप एयर को, तो किस उसका पाथवे क्या होता है, उसका पाथवे होता है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से जाती है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से जाती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स। ठीक है, लंग्स से जाता है आपका ब्रोंक्योस, और ब्रोंक्योस से जाती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से जाती है ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पे लिख सकते हो आप टिश्यूज या ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है, अब जब आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू और सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो जाएगा, जब आपका क्या होती है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा, CO2 जाती है आपकी टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज,
ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से लंग्स, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, और नोस्ट्रिल से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये आपका ऑक्सीजन का पैसेज हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका CO2 का पैसेज हो गया। इस तरीके से आपका CO2 का पैसेज होता है, इस तरीके से आपका O2 का पैसेज होता है। ठीक है, चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में आपकी दो प्रोसेस होती है, पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेते हैं हम, जब इनहेल करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा प्रोसेस जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, द एयर विच वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स वेरीज इन इट्स प्रेशर, सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ फॉल इन द एयर प्रेशर, the alveolar spaces falls and in the air enters the lungs। ठीक है, ठीक है, तो जब क्या होता है आपका, अगर आपका एयर प्रेशर एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में जो एयर प्रेशर होता है वो अगर कम होता है तो आप क्या करते हैं, आपकी लंग्स क्या करती है, लंग्स क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, उसको कहा जाता है इंस्पिरेशन। एंड as the pressure of the alveoli within exceeds the atmospheric pressure, then the air is blown out from the lungs। और अगर आपका एल्वियोलाई में क्या होता है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, अगर आप CO2 का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां पे CO2 इकट्ठी होती जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सहेल करना पड़ता है, आपको एयर को ब्लो करना पड़ता है लंग्स के बाहर। ठीक है, द फ्लो रेट ऑफ द एयर इज इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो इंस्पायरेशन कैसे होता है, तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा ये आपकी मसल जिसको कहते हैं डायफ्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और देखो, लंग्स आपके ये होते हैं लंग्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, ये आपके थोड़ा गंदा बन गया डायग्राम, एक मिनट, ये आपकी ट्रेकिया होती है, ये आपके लंग्स है। ठीक है, ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स को सराउंड कौन करता है, आपकी रिब केज करती है। कौन करती है बेटा, रिब केज आपकी क्या करती है, लंग्स को सराउंड करके रखती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, इसी लंग्स और डायफ्राम के बीच में, ठीक है, आपकी रिब केज की मूवमेंट होगी और आपका डायफ्राम की मूवमेंट होगी, पूरी की पूरी किसके अंदर, पूरी की पूरी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, आपकी इसी तरीके से डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम और आपका क्या करेगा बेटा, डायफ्राम आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो in the process of inspiration there would be a contraction of the muscles attached to the ribs on the outer side which pulls out the ribs and result in the expansion of the chest cavity। The diaphragm contracts, move downwards and expand the chest cavity resulting in the contraction of the abdominal muscles। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो क्या है, डायफ्राम है, ये क्या करता है, आपका मूव्स डाउन, क्या करेगा, नीचे की तरफ जाता है। कैसे क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या करेगी, एक्सटर्नली इस तरीके से मूवमेंट करती है, साइडवर्ड मूवमेंट करेगी रिब्स, तो आपका क्या होगा, एयर क्या करेगी, एयर आपकी अंदर आती है, एयर क्या करती है, अंदर आती है। ठीक है, इनहेलेशन होता है आपका, तो क्या होता है, देखो, जब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका क्या हो रहा है, इस साइड से भी आपकी क्या कर रही है, रिब्स इस साइड जा रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो आपका क्या करेगा, वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ता है, वो क्या करता है, आपका बढ़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज द इंस्पायरेशन। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस द एयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम अगर आपका बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का, तो क्या होगा, आपका एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और इंस्पायरेशन मतलब आप सांस अंदर ले पाओगे। ठीक है, आप क्या कर पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे एयर को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका रिब्स की जो मसल करती है, साउथवर्ड मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अब डायफ्राम भी क्या कर रहा है, आपका नीचे जा रहा है, फर्दर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका थोरेसिक कैविटी का साइज वापस और बढ़ रहा है, और लंग्स क्या करते हैं, आपके एक्सपांड करते हैं। विद द एक्सपांशन ऑफ द लंग्स द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। जो आपका एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, वो क्या होता है, अगर आपका साइज बढ़ रहा है लंग्स का, तो वो कम हो जाएगा। द प्रेशर इक्वलाइजेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनसाइड द लंग्स। ठीक है, ये इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए आपकी क्या करती है, एयर अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, आपके रिबकेज क्या कर रहा है, इस तरीके से साइडवर्ड मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से। तो क्या हो गया, आपका वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ गया, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपका लंग्स क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, और लंग्स को एक्सपांड करेंगे तो उसको उसको करने के लिए क्या होगा, आपका उसको आपका क्या होगा, यहाँ पे एयर क्या करेगी, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या करेगी, एयर मूवमेंट करती है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गई आपकी थोरेसिक कैविटी की,
और आपका क्या हो गया, लंग्स एक्सपांड हो गए तो क्या हो गया, आपका एयर क्या करेगी, इनहेल करेगी, क्या करेगी, एयर आपकी इंटर कर जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। अगर आपका ये डायफ्राम नीचे जा रहा था, ये क्या हो जाए, आपका वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए, ये डायफ्राम आपका उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। आपकी जो रिपकेज थी वो भी क्या आ गई, आपकी उसी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। तो क्या करेंगे, आपके लंग्स क्या करेंगे, आपके लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, आपकी एयर बाहर निकलेगी, क्या करेगी, एयर आपकी बाहर निकलेगी। इस तरीके से एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो इनहेलेशन करते टाइम पे क्या हो रहा है, आपके लंग्स एक्सपांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। और एक्सहेलेशन करते टाइम पे क्या हो रहा है, आपका लंग्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इनहेल करते टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, डायफ्राम क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और आपका क्या हो रहा है, रिब की जो मूवमेंट हो रही है वो साइडवर्ड मूवमेंट हो रही है, कैसी हो रही है, साइडवर्ड मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप इनहेलेशन करते टाइम, सॉरी एक्सहेलेशन करते टाइम पे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन करते टाइम पे आपका क्या कर रहे हैं, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। और अगर आपका डायफ्राम भी देखोगे तो क्या आ रहा है, आपका नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो कम होगी, और कम होने की वजह से क्या होगा आपका, ठीक है, आप एक्सहेल करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, आप इनहेल करोगे और यहाँ पे आप एक्सहेल करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। इसको करने के लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली आपका क्या होता है, अपने आप होती जाती है। इट ऑकर्स व्हेन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होती है। थोरेसिक कैविटी की साइज कब डिक्रीज होगी बेटा, जब आपकी रिबकेज की मूवमेंट वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, डायफ्राम अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, तो आपकी थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी वो क्या हो जाएगी, आपकी वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब प्रेशर क्या होगा, आपका प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा बाहर का, ठीक है। नाउ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स contract. As a result, the ribs are pulled inward and the size of thoracic cavity reduced. The diaphragm is relaxed and the lungs get compressed. lungs क्या हो जाएंगे, आपके कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्रेशर क्या बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, एयर को बाहर की तरफ धकेला जाएगा, एयर को बाहर की तरफ निकाला जाएगा। इस तरीके से एक्सपायरेशन और आपका इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का जो हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। हमने पूरा रेस्पिरेशन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने एक पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया पार्ट वन में, पार्ट वन में हमने, पार्ट टू में हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट थ्री में आप ट्रांसपोर्टेशन, और पार्ट फोर में पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। पूरा लाइफ प्रोसेस आपका कवर हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, यहीं पे बैठे रहना है और मुझसे पढ़ते जाना है। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।